बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अब ओस्मो रेगुलेशन डिस्कस कर लिया था कि मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन द इनसाइड ऑफ बॉडी। अब चल रहे हैं एनिमल्स में ये प्रोसेस कैसे होता है। एनिमल्स कैसे मेंटेन करते हैं अपनी इंटरनल कंडीशंस को इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब इस इसमें हम दो चीज देखेंगे, एक होंगे ओस्मो कन्फॉर्मर्स, एक होंगे ओस्मो रेगुलेटर्स। जो ओस्मो कन्फॉर्मर्स होंगे ना बच्चे, वो अपनी इंटरनल कंडीशन को बाहर के मुताबिक चेंज करते रहेंगे, बाहर के मुताबिक आइसोटोनिक रखेंगे। बाहर एनवायरनमेंट चेंज, अंदर के एनवायरनमेंट भी चेंज। जबकि जो ओस्मो रेगुलेटर है वो अंदर की एनवायरनमेंट को चेंज तो करेंगे बाहर के मुताबिक, बट एक मॉडरेट रेंज के अंदर, बाहर के मुताबिक एक मॉडरेट रेंज के अंदर चेंज करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ओस्मो रेगुलेटर चेंज नहीं लाएंगे, दे विल चेंज, बट इन अ मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चे, बुक की तरफ चलते हैं, रीडिंग करते हैं प्लस एक्सप्लेनेशन। बुक में कहता है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। कहता है एनिमल्स में ओस्मो रेगुलेशन, कहता है एनिमल्स cell require more critical balance of water and solutes in the body as compared। तो बच्चे में कहता है कि जो एनिमल सेल है इनको बॉडी में सॉल्ट्स और अपने वाटर के मिकदार को मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों? उसकी रीजन भी आगे में बताएगा। कहते हैं animal cells require more critical balance of water and solutes in the body as they cannot survive a net water gain or loss। क्यों? क्योंकि उनका सर्वाइवल चीज भी नहीं कि ज्यादा पानी हो गया फिर भी सर्वाइवल नहीं है, पानी कम हो गया फिर भी सर्वाइवल नहीं है। तो बड़े सेंसिटिव भी हैं और इस चीज के बारे में वो बहुत क्रिटिकल भी है। आगे चलते हैं बच्चों, कहते हैं वाटर continuously leaves stems and enter the cells, however the quantity of water and solutes is kept in balance। वो कहता है कि पानी का या सोल्यूट्स का आना जाना तो लगा रहता है, बट जो इंटरनली इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है वो एक मॉडरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि जिसके अंदर एंजाइम्स भी अपना काम कर सके, सेल्स के ऑर्गन्स भी अपना काम कर सके, पीएच भी सही तरह से मेंटेन रहे, टेम्परेचर भी इसकी मदद से सही तरह मेंटेन रहे। आगे चलते हैं बच्चे, वो कहता है there are two types of approaches in maintaining the balance। अब हम दो टाइप्स की तरफ जा रहे हैं, पहली क्या होगी ओस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरे क्या होंगे ओस्मो रेगुलेटर्स। वो कहता है animal body fluids are kept isotonic to the external environment for marine salt water environment। वो आइडिया दे रहा है जो मेरीन लाइफ है, मीन्स कि जो सी या ओशंस की लाइफ है, उनमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी इंटरनल कंडीशंस को बाहर की कंडीशंस के मुताबिक आइसोटोनिक रखते हैं। मतलब क्या बच्चे, कि बाहर की कंडीशन में सॉल्ट्स हो गए ज्यादा, तो अपनी इंटरनल कंडीशन में क्या करेंगे वैसे ही उसको मेंटेन कर लेंगे। जबकि बाहर वाटर ज्यादा, तो अपनी इंटरनल कंडीशन किस तरह मेंटेन कर लेंगे कि उसमें सरवाइव कर सके। तो वो मॉडरेट लेवल पर नहीं, जैसे जैसे बाहर चेंज जाता जा रहा है वैसे वैसे उसी लिहाज से ये भी अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। कहता है और प्लस एक और बात, इनको कोई प्रॉपर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बच्चे इनको कोई खास, देखे आइसोटोनिक तो हो गए ठीक है बाहर की एनवायरनमेंट के लिहाज से, बट इनको कोई एक्टिवली ये काम एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें कोई, जैसे हमें क्या 37 से ऊपर नीचे चीज नहीं होनी चाहिए, इनका वो कोई खास सिस्टम नहीं है। इनको नहीं चाहिए कि 37 पे टेम्परेचर मेंटेन करना है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ।
जबकि ह्यूमंस को जो है ना सर्दी है गर्मी 37 ही मेंटेन करना है। हीट रिलीज करो या हीट एब्जॉर्ब करो, 37 को मेंटेन करके रखना है। इनका क्या हिसाब किताब होगा? देखिए हमें एक्टिवली काम करना पड़ रहा है, मेंटेनेंस रखनी पड़ी। इनका क्या काम है? बाहर टेम्परेचर कम या बाहर वाटर कम, अंदर की कंडीशन उसके मुताबिक कर लो। बाहर पानी ज्यादा तो इंटरनल कंडीशन उसके लिहाज से कर लो। ठीक है, तो अब आगे बड़े मजे की बात करेंगे। दीज एनिमल्स do not require actively to adjust their internal osmotic states or known as osmoconformers। तो ये बाहर जैसा एनवायरनमेंट है वैसे ही ये रहेंगे, जबकि इंसानों के लिए या ओस्मो रेगुलेटर्स के लिए बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी है, अंदर मेंटेनेंस रखना लाजमी है। बाहर सर्दी हो गर्मी हो 37 डिग्री मेंटेन करके रखना। इनके लिए ऐसा सच कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है। दोबारा पढ़ते हैं बच्चों, कहता है दीज एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली। इनको एक्टिवली मतलब कि हर टाइम इनके किसी मसल्स को काम नहीं करना पड़ रहा है, इनकी किसी सिस्टम को काम नहीं करना पड़ रहा। जब बाहर की एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होगी तब का तब देखा जाएगा। अगर हमारे बाहर बॉडी के बाहर गर्मी है तो हमारा सिस्टम एक्टिवली वर्क कर रहा है, तो इनमें ऐसा कोई सिस्टम या कोई सीन नहीं है। So are known as osmo conformers। बच्चे इसके एग्जांपल की तरफ अगर मैं चलूं तो मैं आपको कहूंगा जेलीफिश। जेलीफिश बच्चे ओस्मो कन्फॉर्मर्स के एग्जांपल है। उसके अलावा बच्चे मैरीन क्रैब्स, जो क्रैब्स ऐसे क्रैब्स जो ओशन या सीज में रहते हैं, ये बच्चे इसकी दो एग्जांपल्स। और तीसरी अगर मैं आपको बताऊं तो स्टारफिश। स्टारफिश भी इसकी एग्जांपल में जेलीफिश, क्रैब्स जो ओशन में रहते हैं, मैरीन क्रैब्स जिनको मैं कह रहा हूं, और जेलीफिश। ये तीन बच्चे इसके एग्जांपल्स में अगर इसका मोस्टली डिफरेंस आता होता है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते, कहता था एनिमल्स whose body fluids concentration differ noticeably. The outside environment actively regulate to discharge excess water in hypotonic and excrete salts in hypertonic condition. Therefore are called osmoconformers। अब वो बात क्या कह रहा है? कहता है ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी फ्लूइड्स इफेक्ट होते हैं किस चीज से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज से। तो उनको क्या करना पड़ता है? उनके पास एक्टिव सिस्टम्स हैं जो कि उनकी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिसको हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक, जिसमें पहले से ही पानी ज्यादा है, तो अब पानी तो उसके अंदर आ जाएगा, तो उसने उससे बचाने के लिए बल्कि उसी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में उसको पानी और बाहर निकालना है। जहां पानी पहले से ही एक्सेस में है उसको वहीं पानी को वापस और मजीद बाहर निकालना है। अब उसके लिए वो क्या करेगा? उसके पास एक्टिव सिस्टम होंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ही उसको वाटर बाहर रिलीज करना। कहता है दूसरी कंडीशन देखिए, एक ऐसी कंडीशन के ऑर्गेनिज्म हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहा है जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसमें उसको खतरा क्या? उसके बॉडी फ्लूइड, उसका वाटर बॉडी से बाहर जा सकता है, तो उसको उस एनवायरनमेंट में बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना जबकि सॉल्ट्स को मजीद बाहर निकालना है जहां वो पहले से ही एक्सेस में। तो ये होंगे ओस्मो रेगुलेटर। रेगुलेटर का बच्चा मतलब वही के जिन टाइम के लिए अगर ज्यादा चाहिए रेगुलेट करना है ना, अगर पानी बाहर भेजना बाहर भेजेंगे, अगर अंदर लेके आना अंदर लेके आएंगे। पानी की सप्लाई ज्यादा चाहिए मतलब ज्यादा बाहर सप्लाई करना है ज्यादा कर देंगे, कम सप्लाई करना है कम कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो कहता है therefore they are called as osmoregulators। Animals inhabiting different environments such as distinct adaptations to regulate osmotic balance। For example marine life। अब वो कहते हैं बच्चे डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह रहे, जैसे कि मैरीन लाइफ में, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल रेंज में, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। ऐसे एनिमल जो हैं ये मोस्टली क्या होंगे? ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है, ना उनको किसी एक्टिव सिस्टम की जरूरत है कि अपनी बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करके रखें। वो मेंटेनेंस की तरफ जाते ही नहीं है, वो कहते हैं जैसा एनवायरनमेंट वैसा कर लो, जैसा देश वैसा बेस कर लो। ठीक है, बाहर अगर हाइपोटोनिक के अंदर भी इस तरह का माहौल बना लो, ठीक है, ताकि मसला ही ना हो। जबकि
जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं, इनने अपनी एक एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना है। बाहर की एनवायरनमेंट चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही, तो ये बच्चे इनका डिफरेंस मजीद आगे चलते कहता है ओस्मो रेगुलेशंस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब बच्चे हम देखने जाएंगे कि मैरीन लाइफ के एनिमल्स में ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, फिर हम फ्रेश वाटर वालों में देखेंगे, फिर हम टेरेस्ट्रियल एरिया में भी देखेंगे। तो चलते हैं बच्चे मैरीन लाइफ की तरफ। अब इसमें डिफरेंट चीजें हैं, इसमें हमें वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स की तरफ भी लेके जाएगा, ओस्मो रेगुलेटर्स की तरफ भी लेके जाएगा, फिशेस की फॉर्म में फिशेस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट वाइज टॉपिक उसने बड़ा कंफ्यूजिंग सा अजीब सा बना के लिखा हुआ है, तो इसके हम जरा पॉइंट वाइज चलेंगे कि बात खत्म कहाँ हो रही है, अगली बात कहाँ शुरू हो रही है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं। पता है osmo regulation in different environment, marine, that the most marine invertebrates are osmo conformers। कहता मैरीन लाइफ में बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जबकि ओस्मो कन्फॉर्मर्स है, ओस्मो रेगुलेटर नहीं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या काम करेंगे, जैसा देश वैसा बेस। वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके पास वर्टिबल कॉलम है, just like hagfish are the isotonic with the surrounding of sea water। तो बच्चे hagfish किसकी तरफ इशारा है, ये एक ओस्मो कन्फॉर्मर की तरफ इशारा है। क्यों, तो हमने कहा तो ओस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक एक आइसोटोनिक माहौल बना लेते हैं। ऐसा माहौल बना लेते हैं जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, जैसा देश वैसा बेस। तो ये हैगफिश का जिक्र किस लिहाज से करा है, आइसोटोनिक लिहाज से। तो मैं यही कहूंगा, मैं आप भी यही कहेंगे कि ये क्या चीज है, ये ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। जी तो बच्चे हैग फिशेस की हम बात कर रहे हैं, जो हैग फिशेस थी वो क्या थी, ओस्मो कन्फॉर्मर्स। अब वो ओस्मो रेगुलेटर्स की तरफ जा रहा है। अब जो अगली फिशेस को वो डिस्कस करने जा रहा है, उनमें हम देखेंगे एक्टिवली उनके पास सिस्टम होगा अपने इंटरनल ओस्मोटिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए। अब वो कहता है मोस्ट कार्टिलेजियस फिशेस मेंटेन लो इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी। बच्चे जो सी का वाटर वो हाइपरटोनिक है, क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर तो ये आइसोटोनिक होती, अगर ये ओस्मो कन्फॉर्मर्स होती, तो ये क्या करती कि अपने अंदर भी एक हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन करती, जबकि ये हाइपरटोनिक बजाय हाइपोटोनिक कंडीशन अपने अंदर मेंटेन करती है। मतलब कि अपने अंदर पानी ज्यादा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम। जबकि बाहर क्या हिसाब किताब है, बाहर मैरीन वाटर में, सी वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है। The body for osmoregulation excrete salts through gills and possesses salt excreting organs such as rectal glands। अब इनके पास एक्टिवली सिस्टम्स हैं जो सॉल्ट्स को बाहर निकालते रहेंगे बॉडी से। क्यों, सॉल्ट को बाहर निकालेंगे अंदर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ना। तो पहला तो बच्चे इनके पास है गिल्स, ये गिल्स के थ्रू पहले ही जिधर सॉल्ट्स आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो तो मजीद सॉल्ट्स को बाहर निकालेंगे। उसके अलावा इनके पास ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। इनके थ्रू, इन दो चीजों के थ्रू, गिल्स के थ्रू और रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू, ये सॉल्ट्स को बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में निकालते जाएंगे ताकि अंदर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकें। They employ active transport mechanism to remove salts against osmotic gradient। बच्चे ये चीजें समझने वाली, वो कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या थी, प्लस अगेंस्ट द ओस्मोटिक ग्रेडियंट क्या था। बच्चे बच्चे इसके लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट नाइन्थ क्लास से, नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 4, जो टॉपिक है बच्चे प्लांट टिश्यू से पीछे थोड़ा, जब हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ये डिफ्यूजन वाले टॉपिक आप ध्यान में रख लें अगर याद आते तो। उनमें बच्चे हमने दो वर्ड पढ़े थे। एक हमने देखा था कि
ट्रांसपोर्ट क्या है, और दूसरा ओस्मोटिक अगेंस्ट द ओस्मोटिक ग्रेडियंट का चीज है बच्चे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें हमने एक चीज को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, बट विद यूज ऑफ एनर्जी। उसमें हमें एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्यों? देखें, सी एनवायरमेंट में पहले ही सॉल्ट आता है, तो ये फिश क्या कर रही है, मजीद सॉल्टी एनवायरमेंट में और सॉल्ट भेजी जाए, इसकी पहले ही हायर कंसेंट्रेशन, तो इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी इस्तेमाल करेगी। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्ट को बाहर भेजना, अंदर हाइपोटोनिक एनवायरमेंट क्रिएट करना है। अब बच्चे अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द ओस्मोटिक ग्रेडियंट क्या बात है, ये है बच्चे अगेंस्ट द टाइड स्विम करना। मतलब कि सारे इस तरफ जा रहे हैं, इसको इस तरफ जाना है, मींस कि बाहर पहले ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वहीं अगेंस्ट उसके सॉल्ट को वापस भेजी जा रही है। तो ये चीज है बच्चे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या द अगेंस्ट द ओस्मोटिक ग्रेडियंट। वाटर में मतलब इस कंडीशन में जो सॉल्ट्स का बहाव है वो तो यही होना चाहिए ना, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, मतलब कि आउटसाइड द बॉडी इनसाइड द बॉडी जाए। बट ये कहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सॉल्टी एनवायरनमेंट में जहां पहले ही ज्यादा सॉल्ट है उधर मजीद सॉल्ट भेजता जा रहा है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Some fishes have a relatively low salts in body fluids but have rendered these hypertonic to the Dead Sea of water by retaining urea in adequate amount. अब बच्चे वो बच्चे अभी हमें बताता है कि कुछ फिशेस ऐसी हैं कि बच्चे जिनके पास बॉडी में जिनकी बॉडी फ्लूइड्स में सॉल्ट्स की मिकदार तो कम है, पर फिर भी वो हाइपरटोनिक मतलब के मैरीन लाइफ में रह रहे हैं, सी में रह रहे हैं। कैसे? वो कहते हैं सॉल्ट्स उनके पास कम है, बट वो क्या करते हैं अपनी बॉडी में ना यूरिया की ज्यादा सारी या यूरिया के कंसंट्रेशन को इकट्ठा करके अपने पास रख देते हैं एक हद तक। उससे क्या होता है, बाहर के इन्वायरमेंट से ही ज्यादा उनके अंदर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाती है। बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से जो उनके इंटरनल एनवायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाती है। अब ऐसे इन्वायरमेंट में क्या होना बच्चे, कि सॉल्ट तो अंदर नहीं आएंगे, वाटर बाहर जाएगा। तो उनका मसला क्या था कि सॉल्ट को अंदर नहीं आने देना, वाटर आ जाए तो कोई मसला नहीं है। तो वो कहता है बिकॉज, तो बच्चे को हमें क्या बता रहा है, वो कहता है कि कुछ फिशेज ऐसी हैं अंदर ही बाहर के एनवायरमेंट से ज्यादा हाइपरटोनिक माहौल अपने अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं। बिकॉज हाइपरटोनिक टू दैट ऑफ सी वाटर बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन, एक रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में यूरिया को रख के। अब जो यूरिया है ना ये बच्चे, ये थोड़ा पॉइजनस कह ले, ये थोड़ा हार्मफुल है, तो इसको वो कन्वर्ट करके फिर दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करके रख लेंगे जो उनके लिए लेस हार्मफुल हो। तो कहता है because urea in high concentration is damaging to these fishes, retain another chemical which is known as trimethylene oxide, trimethylene oxide, जिसको बच्चे हम TMO भी कहते हैं, ट्राइमेथाइलिन ऑक्साइड। वो यूरिया को कन्वर्ट करके TMO में अपने पास रख लेते हैं। अब बच्चे जरा बोनीफिशी की तरफ, अब हम देखते हैं बोनीफिशीज ओस्मो कन्फर्मर्स हैं या ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। बोनीफिशीज द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर। बच्चे बोनीफिशीज ऐसे फिशेस थी जिनके एंसेस्टर्स, जिनके बड़े, जिनकी ऊपर से अगर हम लड़ी देखें तो वो फ्रेश वाटर में होते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के साथ साथ ये मैरीन लाइफ में भी चली गई। बच्चे मैरीन लाइफ और फ्रेश वाटर में डिफरेंस है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो सिर्फ फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर बच्चे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से जो रिवर्स में स्ट्रीम्स में होता है ये, जबकि समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, उसको हम मैरीन वाटर कहते होते हैं। The bonifishes, the descendants of freshwater ancestor, but later became marine, constantly lose water from their hypotonic body। अब ये अपनी इंटरनल कंडीशंस हाइपोटोनिक रखता है। मैंने काम बड़ा मजेदार किया हुआ, ये क्या करते हैं कि
सॉल्ट तो लॉस हो रहे हैं ना, तो उतना ही ज्यादा पानी पीते जाएंगे। अब देखते हैं वो कहता है from their hypotonic body fluids to hypertonic environment, these species have adapted themselves to drink a large amount of sea water। एक कहते हैं कि पानी जो समुद्र का है, इसको लार्ज अमाउंट में ड्रिंक मतलब कि मुसलसल और ज्यादा पानी ड्रिंक करते हैं। इससे करेंगे क्या, ज्यादा पानी ड्रिंक करेंगे, ज्यादा सॉल्ट्स की कंडीशन अंडर मेंटेन करके कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करके आउटसाइड द बॉडी भेज देंगे। इससे इनको फायदा होगा, इनके अंदर की कंडीशन हाइपोटोनिक मेंटेन रहेगी। These species have adapted themselves to drink a large amount of seawater and excrete concentrated urine, resulting in maximum salt excretion and minimum water loss। क्योंकि इनकी जो एनवायरमेंट है मेरीन में, उसमें सॉल्ट्स तो है पहले से ही ज्यादा, क्योंकि वो हाइपोटोनिक है। तो इनको लिए मेंटेन करना वाटर ज्यादा एक चैलेंज है, मुश्किल है। सॉल्ट तो फिर भी मिल जाएगा, तो ये बदले में क्या करते हैं, ये ज्यादा सारा पानी पीते हैं। यूरिन कंसंट्रेटेड में आता है, मतलब के हाइपरटोनिक यूरिन में आता है, इसमें पानी का लॉस कम से कम होता है और सॉल्ट्स का लॉस ज्यादा से ज्यादा। अब हम चलते हैं फ्रेश वाटर की तरफ, फ्रेश वाटर लाइफ की तरफ चलते हैं। अब वो कहता है फ्रेश वाटर लाइफ के बारे में देखते हो क्या कहता है। Freshwater animals are constantly facing the osmotic flooding of body fluids and loss of salts। अब बच्चे फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट क्या, ऐसे एनवायरनमेंट जो हाइपोटोनिक होगी, उसमें पानी का तो हमें कोई मसला नहीं होगा, पर सॉल्ट्स का मसला होगा। तो इस कंडीशन में होगा कि जो सॉल्ट्स हैं वो बॉडी से बाहर जा रहे होंगे। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्या मेंटेन करने के, बॉडी के अंदर उनको सॉल्ट्स मेंटेन करने, क्योंकि पानी तो उनके पास पहले ही एक्स्ट्रा अमाउंट में है। असल अभी उनके लिए चैलेंज है सॉल्ट्स मेंटेन करना, जबकि मैरीन लाइफ वालों के लिए मेनली अगर एक चैलेंज था उनको तो पानी मेंटेन करना, क्योंकि वो हाइपरटोनिक कंडीशन में रहते हैं, ये हाइपोटोनिक कंडीशन में रह रहे हैं। The freshwater animals are constantly facing the osmotic flooding of body fluids and loss of salts। तो इनमें salts को लॉस कॉमन है, मतलब इनके लिए वो ज्यादा एक बड़ा चैलेंज है। वाटर तो अवेलेबिलिटी है, उनको एक्सेस में अवेलेबल है। Freshwater protozoa, amoeba, and paramecium pump out excess water by the structures called contractile vacuole। कौन बचे, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम और एमीबा। इनके पास एक वैक्यूल है, बड़ा सारा वैक्यूल होता है इनके पास, जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऐसा वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्ट कर सके और रिलैक्स कर सके, उस वैक्यूल को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इनका वो आसानी किसमें करते हैं, सेक्रेशंस में। जो वो पंप करेगा तो एक्सेस वाटर वापस एनवायरनमेंट में निकाल देगा। वो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, जिसमें पानी की मिकदार, पानी की कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा है, और फिर भी वहीं ये पानी बेच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। Look at the many freshwater animals, including fishes, remove excess water by producing large volume of very dilute urine। अब एक और मेथड, एक और तरीका इन एनिमल्स ने, उन फिशेस ने क्या अपनाया हुआ है, वो कहते हैं कि एनिमल्स क्या करते हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं। एक ऐसा यूरिन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगी, सॉल्ट्स कम होंगे। क्यों, क्योंकि उनको सॉल्ट्स को तो बचाना है, वाटर को बाहर बॉडी से निकालना, तो यूरिन प्रोड्यूस करेंगे डाइल्यूट वाला। जबकि मैरीन लाइफ वाले यूरिन कैसा प्रोड्यूस कर सकते, कंसंट्रेटेड यूरिन। उनका मकसद था सॉल्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने, इनका मकसद है पानी को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने। The loss of salts is compensated by preference of salts containing foods and by active uptake of salts by gills and skin। अब वो कहते हैं ये यूरिन बना रहे हैं, बेशक उसमें थोड़ा सॉल्ट है, पर लॉस ऑफ सॉल्ट तो हो रहा है। अगर ये वाटर में बार बार अपने साथ सॉल्ट को भी लूज कर रहे हैं, तो वापस भी तो कहीं से लाना है, अंदर भी तो मेंटेन रखना है सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को। ये कहाँ से लाते हो, तो अपनी स्किन के थ्रू, और इनकी डाइट ऐसी होती है इसमें सॉल्ट ज्यादा होता है। अपने गिल्स के थ्रू, अपने स्किन के थ्रू एक्टिवली, मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हुए ये
उसी अपनी एनवायरमेंट सॉल्ट्स को अंदर लेके हैं, प्लस जो इनकी खुराक है, इनका जो फूड है, इनकी जो डाइट है वो ऐसे होती है इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब बच्चे चलते हैं टेरेस्ट्रियल की तरफ। ये ऐसे एनिमल्स है जो जमीन पे होंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ये अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं, अपनी ओस्मोटिक कंडीशंस को हम देखेंगे ये कैसे मेंटेन रखते हैं। जी बच्चे, वो कहता है टेरेस्ट्रियल, कहता है evaporative loss of water leading to the dehydration is the major problem for terrestrial life। वो कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं, जो टेरिटरीज में रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चे, वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या बच्चे? लॉस ऑफ वाटर। तो अगर वो इसको कंट्रोल कर लें, अगर वो इसको अपने एक मॉडरेट लेवल पे कंट्रोल रख लें, तो उनका फायदा क्या होगा कि उनका वाटर लॉस कम से कम होगा। तो कहते हैं arthropods and vertebrates have successfully adopted the terrestrial mode of life। वो कहते हैं वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और आर्थ्रोपॉड्स ये तो ऐसे टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जिनने अपने आप को अच्छी तरह अडॉप्ट कर लिया टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि बात तो वही है कि सरवाइव वही करेगा जो एनवायरनमेंट में फिट आएगा। बायो में बच्चे ये चीज लाजमी याद रखिएगा, हमेशा एनवायरनमेंट में सर्वाइवल उसी का ही होता है जो उसमें फिट बैठेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक शेर है, ठीक है, एक शेर की ब्रीडिंग हुई, उसमें से उसके 4 कब्ज हुए, 4 बच्चे। अब उनमें से एक जो थोड़ा एबनॉर्मल था, उसकी एक टांग में थोड़ा मसला था। अब बड़े हो गए वो, उसकी टांग में मसला तो था ही। अब होता क्या है कि जब शिकार करना तो शेर को तो अच्छा चलो भागना भी पड़ेगा, पावर भी चाहिए। तो बाकी जो उसके 3 भाई हैं वो इजीली शिकार करते रहेंगे, सरवाइव करते रहेंगे, ये उनके किए हुए शिकार पे जिंदा रहेगा। जब इस पे खुद पे अगर कभी शिकार करना पड़ा, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये भाग ही नहीं सकता, ये अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक फिट नहीं रहा, तो ज्यादा चांसेस रहेगा ये जल्दी इसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? स्टारवेशन की वजह से, जबकि दूसरे ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकते। अब बच्चे कहता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर कवर्ड बाय बॉडी सर्फेसिस। अब जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देखेंगे, गोट देख लें, शीप देख लें, बेफलोस देख लें, सोशल एनिमल ह्यूमंस को देख लें, हमें अल्लाह ताला ने स्किन से कवर किया हुआ है। क्यों? ताकि इवेपोरेटिव लॉस को हम कम से कम कर सकें। कहते हैं terrestrial animals are covered by body surfaces which prevent loss of water as the waxy exoskeleton and multi-layered dead keratin skin cells of the most terrestrial vertebrates। वो कहता है क्या? आर्थ्रोपॉड्स मतलब जो इंसेक्ट्स हैं, इनका एक्सोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन तो जैसे आप कॉकरोच में देखिए, इनका स्केलेटन बॉडी से बाहर होता है। इंसान का है एंडोस्केलेटन, ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर है, जबकि आर्थ्रोपोड्स में मोस्टली जो स्केलेटन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। एग्जांपल मैंने आपको दी थी कॉकरोच की। अब वो कहते हैं इनकी जो लेयर है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जो पानी के लॉस को कम कर देगी। जबकि वर्टिब्रेट्स में, लाइक इंसानों में, जानवरों में स्किन होगी, और स्किन क्या होती है? डेड केराटिन सेल्स होते हैं जो वाटर के लॉस को कम से कम कर देंगे। These animals also have metabolic and behavior adaptations। अब बिहेवियरल और मेटाबॉलिक एडॉप्टेशंस क्या है बच्चे? ये है कि मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन क्या है कि देखिए बच्चे, हम दिन में 3 दफा ही खाना खाते हैं, 2 दफा, हर टाइम नहीं खा रहे होते, पर एनर्जी तो तब भी चल रही है। उसके अलावा देखें, रेस्पिरेशन में पानी प्रोड्यूस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस तो हम साथ साथ उस पानी को भी इस्तेमाल करते हैं। हम एक आगे एग्जांपल भी पढ़ेंगे इस बुक में कि एक डेजर्ट रैट्स होते हैं, उन वो कभी पानी पीते ही नहीं है, डेजर्ट वाले एनवायरनमेंट रहते हैं और वो कभी पानी पीते ही नहीं है। उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन में जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है वो उनके लिए वही इनफ है। तो ये उनकी बच्चे मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट। अब हम आगे चलते हैं। वो कहता है some deserts mammals, for example kangaroo rats, survive without drinking water by feeding on the seeds of desert plants containing more carbohydrates which produce water on metabolism।
बच्चे कहते हैं कि इनकी मेटाबॉलिक एडाप्टेशंस भी है और उनकी बिहेवियर भी। कैसे? कैंगरू रैट एक रैट की स्पीशी है जो कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट्स में। अब ये रैट्स करते हैं क्या? ये पानी बिल्कुल नहीं पीते। क्यों? क्योंकि वहां पानी की शॉर्टेज बहुत है, तो इन्हें अपने आप को अपने एनवायरमेंट के लिहाज से अडॉप्ट कर लिया। मेटाबॉलिज्म में ये ऐसी चीजें खाते हैं, ऐसे प्लांट्स के सीड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की तादाद ज्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट बच्चे क्या चीज? ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में हमें ऑक्सीजन इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लस हमारे पास प्रोड्यूस क्या चीज होती है? वाटर और एनर्जी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो वो कहता है जो वाटर प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसको अपनी वाटर के नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसकी एनवायरमेंट ऐसी है कि जिसमें पानी की बहुत शॉर्टेज है। Terrestrial animals produce concentrate urine in their kidney that reabsorb most filtered water in the process of excretion. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनको बड़ा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, मतलब इनको नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर, ना इनके पास पानी ज्यादा है ना पानी की शॉर्टेज है। तो अपना यूरिन कैसा बनाते हैं बच्चे? कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, और उसको फिर ये रीएब्जॉर्प्शन के जरिए उसमें भी जो वाटर है जिस हद तक ये रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को, उसको वापस ये रीएब्जॉर्ब करते हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। Terrestrial animals can tolerate dehydration and it differs in various animals. This characteristic is known as anhydrobiosis. अब बच्चे एनहाइड्रोबियोसिस क्या चीज है? बच्चे ये है कि कुछ एनिमल्स ऐसे, जैसे हमने कैंगरू रैट की बात की, हम कैमल्स को देख लें। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर देते हैं। अल्लाह ताला ने मेरे में बर्दाश्त की कुव्वत रखी है कि डिहाइड्रेशन को कुछ अरसे के लिए टॉलरेट कर सकते हैं। तो इनकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं? एनहाइड्रोबियोसिस। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं किस चीज को? डिहाइड्रेशन को। दे कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, और ये एनिमल टू एनिमल डिपेंड करती है। कौन सा? जैसे कैमल है और वाटर स्टोरेज कर लेता है तो काफी अर्सा तक पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, मीन्स अबाउट 10 days। और ये कैंगरू रैट है तो पानी उसको चाहिए ही नहीं। तो कहते हैं दिस कैरेक्टरिस्टिक of terrestrial animals is known as anhydrobiosis। मैं कह सकता हूँ कैपेसिटी या the ability of the terrestrial animals to bear dehydration for some time is known as anhydrobiosis। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का हमारा टॉपिक। मजीद इंशाल्लाह बच्चे कल से कंटिन्यू करेंगे एक्सक्यूशन को। अल्लाह हाफिज।